राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान स्कूल लीडरशिप अकेडमी राज्य के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शैक्षिक नेतृत्व प्रबंधन एवं क्षमता संवर्धन हेतु सीमेट को उत्कृष्टता का केंद्र बनाने हेतु एक प्रयास है। इसके तहत राज्य के शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों एवं विद्यालय प्रधानाचार्यों के साथ नेतृत्व विकास कार्यक्रम एवं नवाचारों का संप्रेषण किया जा रहा है। सीमेट के प्रमुख कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो यह मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, क्षमता संवर्धन। विद्यालय प्रधान सहित सभी शिक्षा अधिकारियों का नेतृत्व विकास, जिसमें उनके अभिरुचि, कौशल, नवाचारों, सकारात्मक सोच एवं ज्ञान के विकास के माध्यम से क्षमता संवर्धन करना। दूसरा, शोध एवं अनुसंधान के रूप में यहाँ रिसर्च यूनिट भी स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत अनेक शोध गतिविधियों जैसे कि केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, सीमेट द्वारा कराए जा रहे प्रशिक्षणों का इम्पैक्ट एनालिसिस, पहला गर्ल्स लीडरशिप, दूसरा एडीपीसी ट्रेनिंग, तीसरा डाइट प्रधानाचार्य की ट्रेनिंग 2023-2024 एवं पहला RKSMB के असेसमेंट, दूसरा स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग, तीसरा वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। बुक्स पब्लिशिंग, लेखन संबंधी कार्य, प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तीसरा, कम्युनिकेशन एंगेजमेंट। सीमेट के द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से संबंधित अनेक प्रकार के विषयों पर प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठकों हेतु कम्युनिकेशन के माध्यम है। चौथा, एडवाइजरी सर्विसेज। सीमेट द्वारा समय समय पर राज्य सरकार को विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दक्ष प्रशिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तरों पर राज्य शैक्षिक प्रशासन को आवश्यकता अनुसार सहयोग किया जाता है। शैक्षिक नेतृत्व प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रधानाचार्य, स्टेट रिसोर्स ग्रुप, नीपा, समसा और रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत 2016 से अब तक कुल 37,300 से ज्यादा मिडिल मैनेजर्स प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही सीमेट द्वारा लगातार प्रशासनिक अकादमी, आत्मविकास हेतु कार्यशालाओं हेतु मॉड्यूल निर्माण, लीडरशिप प्रशिक्षण, राज्य संदर्भ समूह के लिए सह सामग्री भी तैयार किया जा रहा है, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं की गुणवत्ता को और भी प्रभावशाली किया जा सके। इसके साथ ही सीमेट लगातार नवाचारों हेतु डिजिटल लाइब्रेरी, 21वीं सदी के कौशल के प्रशिक्षण, ऑनलाइन कोर्स, सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। नमस्कार, मैं मनीष गोयल, सीमेट डायरेक्टर जयपुर, आप सबको संबोधित करते बड़ा आज का विषय है कि आप लोगों की क्षमता संवर्धन की यात्रा में सीमेट आपके लिए
21वीं सदी के कौशल का विकसित करने 2 ऑनलाइन कोर्स तो कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन पे उनको लेकर आ रहा है। वास्तव में इस समय हम लोग भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हम केवल नौकरी पर ध्यान केंद्रित से आगे बढ़कर महत्वपूर्ण सोच, अनुकूलन और अन्य कौशल विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और हमें अपने छात्रों और हम सब शिक्षकों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करने की बहुत आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि ऐसे कौशल विकसित करना जिनसे हमारे 21वीं सदी के चैलेंजेस को दूर कर सकें, जैसे संचार, सहयोग, रचनात्मकता, समस्या समाधान, पहल करने की सोच, नवाचार, 21वीं सदी की चुनौतियां एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग, आपका एआई एवं वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग, ये सारी चीजें जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सीमेंट की भूमिका ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं में 21वीं सदी के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें 2 ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो कि कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन पर आधारित हैं, ये आप सभी को इन आवश्यक कौशलों को विकसित करने में मदद करेंगे। इस तरह से सीमेंट 21वीं सदी की नेतृत्व और प्रबंधन कौशल के माध्यम से उत्कृष्टता का संस्थान बन रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कल्पित शिक्षा नेताओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रणाली परिवर्तन को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके मुख्य उद्देश्यों में सीमेंट द्वारा शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं, मिडिल मैनेजर्स हेतु 21वीं सदी के कौशलों को सीखने और समझने के लिए जो है प्रक्रिया को प्रदान करना और सुगम बनाना शामिल है, ताकि आपकी क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। वर्तमान में सीमेंट अलग अलग माध्यमों जैसे कि प्रशिक्षण सत्रों, मॉड्यूल निर्माण, रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस के बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से रणनीतिक चर्चाएं और प्रयास कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे मिडिल मैनेजर्स, प्रधानाचार्य इन कौशलों पर अपना समझ बनाएं, स्कूल और अपने कार्यस्थल पर इनका अभ्यास करें और एक सशक्त नेतृत्व की भूमिका को निभा सकें, जिससे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए हमारे बेहतर नागरिकों का सृजन हो सके। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए इस रोमांचक यात्रा पर साथ में चलें। धन्यवाद। अब आपको हम बताते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन स्किल्स फॉर गवर्नमेंट principles in 21st century. Number 1, fostering teamwork and innovation. Collaborative leadership encourages teachers to share new teaching methods and creative ideas for student engagement. Number 2 is interdisciplinary learning. Working with educators from different subjects helps in creating a well and rounded curriculum that promotes critical thinking. Third is technology integration. That is also very important. Working with educators and collaborating with experts and organizations helping adopting digital tools and smart learning techniques in classrooms. Community and industry partnership, because building connections with local businesses, NGOs and parents enhances learning opportunities and resource availability. Number 5 is solving complex problems. A collective approach enables effective solutions to challenges like student dropouts, infrastructure gaps, and teachers training. वर्तमान में हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, जहां समय के साथ साथ क्षमताओं व दक्षताओं की मांग में भी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में आवश्यक होता जा रहा है कि हम अपने विद्यार्थियों और बच्चों को आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें, उन्हें भविष्य के लिए तैयार यानी फ्यूचर रेडी करें। आइए देखते हैं कि 21वीं सदी
कौशल क्या है? 21वीं सदी के कौशल वे क्षमताएं हैं जो आज के छात्रों को तेजी से बदलती दुनिया में सफल बनने के लिए चाहिए। सीबीएसई ने इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला, लर्निंग स्किल्स। दूसरा, साक्षरता स्किल्स। तीसरा, जीवन कौशल। पहला, लर्निंग स्किल्स यानी संचार कम्युनिकेशन, सहयोग यानी कोलैबोरेशन, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा, साक्षरता स्किल्स, सूचना साक्षरता यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया साक्षरता यानी मीडिया लिटरेसी और प्रौद्योगिकी साक्षरता यानी टेक्नोलॉजी लिटरेसी। तीसरा, जीवन कौशल, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, नेतृत्व यानी लीडरशिप, पहल नवाचार यानी इनिशिएटिव इनोवेशन, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। संस्था प्रधानों के लिए सहयोग कौशल यानी कोलैबोरेशन स्किल अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कौशल न केवल उनकी नेतृत्व क्षमता लीडरशिप कैपेसिटी को विकसित करते हैं, बल्कि उन्हें प्रभावशाली और प्रेरणादायक लीडर बनने में भी मदद करते हैं। सहयोग उन्हें एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां शिक्षक, छात्र और स्टाफ मिलकर सामंजस्यपूर्वक काम करें। यह टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देता है और प्राचार्य की नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। जब प्राचार्य इन कौशलों का सही उपयोग करते हैं तो न केवल वे प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, बल्कि दूसरे स्कूल में भी एक ऐसा स्थान भी तैयार करते हैं जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर बेहतर तरीके से योगदान देता है। नमस्कार साथियों, सहयोग कौशल कोलैबोरेशन स्किल के ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में आप सहयोग कौशल सीखने की यात्रा पर हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आपको दूसरे के साथ काम करते हुए निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला, टीम की भागीदारी में कमी। दूसरा, तय किए गए काम और जिम्मेदारी में एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी। तीसरा, टीम के सभी सदस्यों की भागीदारी में उतार चढ़ाव। चौथा, सहायक व समानुभूतिपूर्ण वातावरण की कमी। आइए देखते हैं कि इस कोर्स को पूरा करने पर हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, साथ ही इसका महत्व भी समझेंगे। पहला, सहयोग कोलैबोरेशन का अर्थ, स्वरूप एवं आवश्यकता को जान सकेंगे। दूसरा, कार्य क्षेत्र में सहयोग कोलैबोरेशन, इनकी महत्ता, चुनौतियों एवं उनके समाधान पर समझ विकसित कर सकेंगे। तीसरा, सहायता से भिन्न सहयोग कोलैबोरेशन के व्यापक अर्थ पर समझ विकसित कर सकेंगे। चौथा, सहयोग कोलैबोरेशन को अपने व्यक्तित्व विकास में आत्मसात कर अपने कार्य क्षेत्र में अनुप्रयोग कर सकेंगे। यह कोर्स आपको सहयोग कौशल को सीखने में मदद करेगा। यह आपको आपके दैनिक जीवन में आपसी भागीदारी को बढ़ाने,
रणनीति तैयार करने के आवश्यक कौशल सिखाएगा। आज हम बड़े चिर परिचित शब्द की बात कर रहे हैं, सहयोग यानी कोलैबोरेशन। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में इस शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। शाब्दिक दृष्टि से कोलैबोरेशन लैटिन भाषा के कॉम के साथ लिब्रारे यानी काम करना, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों द्वारा किसी कार्य को पूरा करना या सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साथ मिलकर कार्य करने की प्रक्रिया है। कोलैबोरेशन समूह को आपसी मेलजोल से काम करना सिखाता है। इसमें समूह सक्रियता तथा चुनौतियों का सामना करना सम्मिलित है। साथ ही यह परस्पर सीखने में सहयोग देता है। सहयोग के विभिन्न रूप हो सकते हैं जो कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान, समुदाय, संगठन, कॉरपोरेट सेक्टर इत्यादि में दृष्टिगोचर होते हैं। सहयोग के प्रत्येक रूप की अपनी अनूठी गतिशीलता होती है, लेकिन यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास के मूल सिद्धांत पर आधारित होता है। इन्हें मुख्य रूप से निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, आंतरिक सहयोग। दूसरा, बाह्य सहयोग। तीसरा, वर्चुअल सहयोग। चौथा, रचनात्मक सहयोग। पहला, आंतरिक सहयोग। एक टीम या संगठन के भीतर सहयोग, जहां अलग अलग कौशल या भूमिका वाले सदस्य एक समान व्यवसाय या संगठनात्मक लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं। दूसरा, बाह्य सहयोग, जब अलग अलग संगठन या संस्थान एक साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे साझेदारी, संयुक्त उद्यम या शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों एवं संगठनों के द्वारा सहयोग, जैसे व्यावसायिक शिक्षा में इंटर्नशिप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इत्यादि। तीसरा, वर्चुअल सहयोग। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साझा दस्तावेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल टूल का उपयोग करके दूरस्थ सहयोग करना शामिल है। चौथा, रचनात्मक सहयोग, जहां कई व्यक्ति उत्पादकता और समस्या समाधान के लिए अपनी रचनात्मकता, विशेषज्ञता और क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से सहयोग प्रदान करते हैं। किसी भी समाज, समुदाय या संगठन में सहयोग की जरूरत मौलिक है। परस्पर जुड़ी दुनिया में सहयोग अब वैकल्पिक नहीं है, बल्कि सफलता, स्थिरता और प्रगति के लिए एक जरूरत है। यह नवाचार को बढ़ावा देता है, दक्षता में सुधार करता है, समस्या समाधान को सक्षम बनाता है और सीखने और विकास को बढ़ावा देता है। अतः कोलैबोरेशन सहयोग की आवश्यकता को निम्न संदर्भों में देखा जा सकता है। पहला, जटिल समस्याओं का समाधान। दूसरा, संसाधन अनुकूलन। तीसरा, नवाचार और रचनात्मकता। चौथा, उत्पादकता में वृद्धि। पांचवा, सीखना और कौशल विकास। छठा, संबंध और विकास का निर्माण। सातवां, वैश्वीकरण और अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंसी। आठवां, तेजी से होने वाले बदलावों, तकनीकी के अनुकूल होना। नौवां, बेहतर निर्णय लेना। कॉलिंस डिक्शनरी सहयोग को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करती है जो लोगों या समूह के साथ
एक साथ काम करने के परिणाम के रूप में तैयार किया गया है। सहयोग का अभ्यास करने में कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती है, जो इस प्रकार है। कार्य का विभाजन, खुल के अपनी बात, संदेशों को सबके साथ साझा करना, लक्ष्यों और तय सीमा के लिए आपसी सहमति बना पाना, कार्यभार का स्थानांतरण। आइए अब एक कहानी के माध्यम से कोलैबोरेशन की आवश्यकता को समझते हैं। एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहां विद्यार्थियों की संख्या लगभग 550 है और इस संख्या के अनुसार पर्याप्त कक्ष उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही स्टाफ की भी कमी है। विद्यालय परिसर में चार दीवारी न होने के कारण गांव के जानवर परिसर में ही बांध दिए जाते हैं, जिससे विद्यालय का परिसर बहुत गंदा रहता है और कक्ष के अभाव के कारण विद्यार्थी बाहर भी नहीं बैठ सकते हैं। परिणाम स्वरूप स्टाफ में आपसी मतभेद रहता है। स्थानीय निवासियों से भी विद्यालय की अनबन रहती है। विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? पहला, क्या प्रधानाचार्य इस समस्या का अकेले समाधान कर सकते हैं? दूसरा, यदि प्रथम प्रश्न में आपका जवाब ना है तो आपके अनुसार प्रधानाचार्य को अपनी नेतृत्व शैली में किस कौशल की अभिवृद्धि की आवश्यकता है? किसी भी संगठन में सहयोग कायम करना आसान नहीं होता। इसमें कई चुनौतियां व बाधाएं हो सकती है, जैसे लक्ष्य के प्रति एक दृष्टि का अभाव, साथियों में सकारात्मक व खुलकर संवाद किए जाने का अभाव, टीम सदस्यों के बीच विश्वास की कमी, सदस्यों की नकारात्मक मानसिकता, हिचकिचाहट एवं सामूहिक व संगठित विचार का अभाव इत्यादि। ऐसे कई समस्याएं हैं जो टीम को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने में बाधा उत्पन्न करती है। इन बाधाओं को दूर करने में सबसे अहम भूमिका टीम लीडर की होती है। कुछ संबंधित चुनौतियां इस प्रकार है। पहला, संचार बाधाएं। गलत फहमी या स्पष्ट संचार की कमी सहयोग में बाधा डाल सकती है। दूसरा, विचारों का टकराव। अलग अलग राय और दृष्टिकोण असहमति को जन्म दे सकते हैं, जिसे अगर ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता तो सहयोग प्रक्रिया बाधित हो सकती है। तीसरा, असमान योगदान। कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक योगदान दे सकते हैं, जिससे समूह में असंतुलन और निराशा पैदा हो सकती है। चौथा, परस्पर अविश्वास। सहयोग की चुनौतियों को यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण पहला, परिदृश्य में उच्च अधिकारी के समक्ष अन्य टीम के सदस्य पदानुक्रम में बैठे हुए हैं तथा उच्च अधिकारी निर्देश दिए जा रहा है। वह अपेक्षा कर रहा है कि सभी सदस्य आपसी सहयोग से दिए गए लक्ष्य को पूरा करेंगे, जबकि यहाँ टीम में सामूहिकता का भाव दिखाई नहीं दे रहा है। उदाहरण 2, एक सर्किल में टीम के सभी सदस्य अपने टीम लीडर के साथ खड़े हैं और एक टास्क पर चर्चा कर रहे हैं। सभी सदस्य स्वतंत्र रूप से संबंधित टास्क को अपने सफल बनाने के उद्देश्य से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। लीडर भी उन्हें आवश्यकता अनुसार निर्देशित कर रहा है। वह उनसे प्रतिपुष्टि ले रहा है तथा अपनी टीम को अभिप्रेरित कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सदस्य सामूहिक भाव से लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि सहयोग कायम करने में नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। वहीं टीम की कार्यकुशलता की वृद्धि में सहयोग महत्वपूर्ण कारक है। प्रथम दृश्य में जहां टीम में सहयोग का अभाव दिखाई दे रहा है, जो कार्यकुशलता में कमी, रचनात्मकता व नवाचार के अवसरों का अभाव
तथा मात्र निर्देशों की पालना के रूप में दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे परिदृश्य में टीम में सहयोग का भाव दिखाई दे रहा है, जो कार्यकुशलता, लक्ष्य के प्रति सदस्यों की प्रतिबद्धता, समर्पण, सौहार्द, आपसी विश्वास व एक अभिप्रेरित वातावरण को परिलक्षित कर रहा है। आइए अब हम सुनने में एक जैसे लगने वाले दो शब्दों सहयोग व सहायता की बात करते हैं, जो समानार्थी जैसे प्रतीत होते हैं किंतु आपस में भिन्न अर्थ रखते हैं। उदाहरणार्थ, सहयोग, दो लोग एक शोध पत्र पर एक साथ काम करते हैं, विचारों पर मंथन करते हैं, कार्य को विभाजित करते हैं और एक दूसरे के काम को संपादित करते हैं। जबकि मदद, एक व्यक्ति दूसरे को एक कठिन अवधारणा को समझने में मदद करता है, सलाह देता है या किसी कार्य में सहायता प्रदान करता है। सहयोग व सहायता के अंतर को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, सहायता एक तरफा प्रक्रिया है, जबकि सहयोग बहुपक्षीय होता है। दूसरा, सहायता का उद्देश्य किसी को कठिन या विशेष परिस्थिति से निकालने में मदद करना, जबकि सहयोग का उद्देश्य सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करना है। तीसरा, सहयोग में भूमिकाएं और जिम्मेदारियां साझा की जाती है। इसके विपरीत सहायता में किसी व्यक्ति विशेष को मदद की जाती है, किंतु प्राप्तकर्ता को उसे वापस योगदान करने की जरूरत नहीं होती। सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विविध दृष्टिकोण, कौशल और विशेषज्ञता को एक साथ लाता है। सहयोग का भाव हमें अन्य लोगों के साथ मिलकर एक मिश्रित समुदाय का निर्माण करने में सक्षम बनाता है तथा अपने संगठन के अन्य सदस्यों के संरक्षण और समर्थन हेतु उत्साहित करता है। साथ ही यह समुदाय के सदस्यों में विश्वसनीयता, एकाग्रता, सकारात्मक ऊर्जा, नवाचार, रचनात्मकता, समझदारी, साझेदारी इत्यादि के भाव के साथ संगठित होने व समय, संसाधन और कौशल के साझा उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। अभी तक हमने देखा, एक संगठन की सफलता के लिए सहयोग महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। कुशल सहयोग प्रबंधन के बिना कोई भी कार्यस्थल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसके व्यापक अर्थ को जानने व इसकी आवश्यकता को समझने के पश्चात आइए एक सृजित परिस्थिति में हम स्वयं का आकलन करने का प्रयास करें। स्क्रीन पर दिए परिदृश्य को पढ़िए एवं विचार करिए। अतः इन चुनौतियों को आप अवसर में परिवर्तित करने हेतु कौन कौन सा प्रयास करना उचित समझते हैं?
असृजित परिस्थिति में आपने एक सहयोगात्मक नेतृत्व के रूप में अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के माध्यम से स्व आकलन किया होगा। एक बेहतर सहयोगकर्ता बनने के लिए अपने व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण सहायक कारकों को आत्मसात कर कार्यस्थल पर क्रियान्वयन का प्रयास किया जा सकता है। सहायक बिंदु निम्न है। पहला, संबंध प्रबंधन। दूसरा, प्रभावी संवाद। तीसरा, पारदर्शिता। चौथा, सहानुभूति। पांचवा, दृष्टिकोण लेना। छठा, सहभागिता। सातवां, उत्तरदायित्व। आठवां, द्वंद्व समाधान। नौवां, नेतृत्व। 10वां, साधन संपन्नता। 11वां, परिवर्तनकारी उद्यमशीलता। आइए उपर्युक्त वर्णित सहायक कारकों को समझकर हम स्वयं से कुछ प्रश्न करें। पहला, क्या कार्यस्थल पर कोलैबोरेशन स्थापित करने में ये सहायक बिंदु महत्वपूर्ण है? दूसरा, क्या अपने दिन प्रतिदिन की चर्या में इनका अभ्यास करना उपयोगी होगा? तीसरा, क्या इन्हें अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर अपने दैनिक जीवन व कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद हम अपना बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे कि कोलैबोरेशन को कौशल के रूप में हम अपने व्यक्तित्व में कितना सम्मिलित कर पाए। इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हमने कोलैबोरेशन के व्यापक अर्थ को समझने का प्रयास किया, निजी व सार्वजनिक जीवन में इसकी उपयोगिता को जाना। हमने देखा कि कोलैबोरेशन को कौशल के रूप में अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर हम अपने निजी सार्वजनिक क्षेत्रों में अपने सहयोगियों के मध्य सुदृढ़ समन्वय स्थापित करने में सफल हो सकते हैं तथा हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। हमारे मानवीय संबंधों में सौहार्द व परस्पर विश्वास सुदृढ़ होता है। संगठन में परस्पर निर्भरता बढ़ती है। एक दूसरे की योग्यताओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य विभाजन में आसानी होती है। इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हमने यह भी जाना कि सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द सहयोग व सहायता में बहुत अंतर होता है। जहाँ सहायता में एक तरफा प्रक्रिया होती है, वह किसी व्यक्ति को मदद कर किसी कठिन या विशेष परिस्थिति से बाहर निकाला जाता है, वहीं सहयोग एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामूहिक सहभागिता होती है। इस कोर्स के माध्यम से हमने कुछ कल्पित परिस्थितियों को इंगित किया, जिसका उद्देश्य उक्त विशिष्ट परिस्थिति में लक्ष्य प्राप्ति हेतु आ रही समस्याओं का समाधान करने व संगठित प्रयास में कोलैबोरेशन की महत्ता को समझा। हमने यह भी देखा कि एक टीम को संगठित करने व लक्ष्य प्राप्ति में सफलता हेतु कोलैबोरेशन अति आवश्यक है और टीम में कोलैबोरेशन स्थापित करने में टीम लीडर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक जैसी परिस्थितियों व चुनौतियों के बावजूद जो टीम लीडर अपनी टीम में कोलैबोरेशन स्थापित करने में सफल हो जाता है, वहां अन्य की अपेक्षा बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। यह कोर्स आपकी एक बेहतर कोलैबोरेटर बनने में मदद करता है। यह आपको उन बाधाओं व चुनौतियों को पहचानने और दूर करने हेतु सक्षम होने में मदद करता है, जो आपके संगठन में लक्ष्य प्राप्ति व कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। हम आशा करते हैं कि इस ऑनलाइन कोर्स को पूरा करने के बाद आप एक कुशल कोलैबोरेटर की भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हो सकेंगे और अपने संस्थान की प्रक्रिया को सरल बना सकेंगे। अपने टीम के साथ
अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिल सकेगी। धन्यवाद। Special thanks to Shri Manish Goyal ji, IAS, Director, CMET, Goner, Jaipur. सरिता यादव, विभागाध्यक्ष, सीमेट, गोनेर। रचना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीमेट, गोनेर। डॉक्टर उमा गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, सीमेट, गोनेर। योगेंद्र सिंह कुशवाहा, सेवा निवृत्त। संयुक्त निदेशक। डॉक्टर मुनमुन शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आशावाला, सांगानेर, जयपुर। दीपचंद लखवान, प्रधानाचार्य, पीएम श्री महात्मा गांधी विद्यालय, गर्दना खुर्द, झुंझुनू। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपल की, दौसा। यशस्वी द्विवेदी, प्रोग्राम मैनेजर, पिरामल फाउंडेशन। स्मृति गुप्ता, सीनियर प्रोग्राम लीडर, पिरामल फाउंडेशन। साक्षी सिंह, गांधी फेलो, पिरामल फाउंडेशन। श्री सचिन शर्मा, प्रबंधक, वित्त एवं लेखा, सीमेट, गोनेर, जयपुर। श्री सुनील कुमार शर्मा, आरोहण वितरण अधिकारी, सीमेट, गोनेर, जयपुर। नितिन शर्मा, कैशियर, सीमेट, गोनेर, जयपुर। धन्यवाद।